बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जाहिर है जो सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बनी हुई है, उस सिलसिले में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होता है। दिल बहुत दुखी है अपने उन भाइयों के लिए जो कि मासूम मारे गए हैं, और एक बुज़दिल लोगों का वार, जो बुज़दिल वार हैं पाकिस्तान की कौम के ऊपर हो रहे हैं। कौम उनके सामने डट के खड़ी है। इल्तमास ये भी है कि सिक्योरिटी के जो इदारे अपने अपने पैरामीटर्स के तहत काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हों, ताकि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों को अलर्ट रखा जाए और किया जाए, और धमाके के बाद अलर्ट ना आए बल्कि उससे पहले अगर अलर्ट आए तो अवाम को मुत्तला भी किया जा सकता है और उनको बाखबर भी किया जा सकता है। बहरहाल ये तो बहुत ही अफसोसनाक है, अंधोनाक है, अलमनाक है। देखना ये कि आगे जाके ये क्या होगा, लेकिन PSL फाइनल के लिए हो रहा है या किसी और के लिए काबिल मुजम्मत है। ये भी अब बात करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरा जो धमाका हो रहा है वो पनामा का हंगामा है। और कोर्ट में आज फाइनल जो समाअत थी वो मुकम्मल हुई है। उसके अंदर इस केस को जाहिर है कि जो शुरू किया गया, इमरान खान साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, शेख रशीद साहब का भी ये मुकदमा था, सिराजुल हक साहब का भी ये मुकदमा था, और सबकी तरफ से दलाइल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। फैसला महफूज हो गया है। कहा यही जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर जो महफूज फैसला है वो पब्लिक होगा, यानी लोगों के सामने आएगा। लेकिन जो समातें हुई हैं, 26 के करीब समातें, उसके अंदर बुनियादी सवालात ये थे कि जो मेफेयर, जो कि पनामा लीक्स के अंदर अपार्टमेंट्स आए हैं शरीफ खानदान के, वो साबित हुए या नहीं हुए। गो के हुसैन नवाज खुद तस्लीम कर चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। उसकी जो मनी ट्रेल थी वो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित हो सकी कि वो उनकी मनी ट्रेल क्या थी, कहां से वो पैसे गए। दस्तावेजात सामने आई बहुत सी जगहों पे, सब लोगों को पता है कि ये भी कहा गया कि जो उनके कारोबार है या जो रसीदें हैं या चिटे हैं या जो पर्चियां हैं, उस वक्त उसके ऊपर कारोबार होता था, रसीदें उनके पास मौजूद नहीं है। कुछ मनी ट्रेल पेश भी की गई। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी उनकी अहलियत के हवाले से यह सवाल उठाया गया कि क्या वो सादिक और अमीन रहे हैं, क्योंकि उनके जो मुख्तलिफ खिताबात थे उनके हवाले से भी, और फिर असासे छुपाने का इल्ज़ाम भी उनके जो मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से लगाया गया है। सो बुनियादी तौर पर ये चार उन जायदादों जो कि मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर था, जो पनामा लीक्स के ऊपर आए, और जिसमें के नीलसन और नेस्कोल कंपनियां जो मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा के नाम है, बल्कि उन्हीं के नाम पे हैं, वो क्या साबित हो सकी, उनकी मनी ट्रेल आई कि नहीं आई। और चूंकि वो डिपेंडेंट है मियां नवाज शरीफ के ऊपर, लिहाजा इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर आते हैं कि नहीं। कल जो समाअत हुई थी उसमें नईम बुखारी साहब ने अचानक मेफेयर के असासे प्राइम मिनिस्टर के नाम बताए, जिसके ऊपर काफी लोग हैरान भी हुए। हम भी बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन ये जितनी समातें थी इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट, स्मार्ट और स्वीट सवालात जो थे वो अवामी लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब के थे, जो हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, एक तो धमाकों के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये जो एक नई दहशतगर्दी की वेव आई है और उसके खिलाफ एक नया ऑपरेशन रद्दुल फिसाद जो है वो हुआ है शुरू, क्या लगता है आपको ये वेव कहाँ से आई है, क्यों आ रही है सर? ये कोई 2017 में 37-38 धमाके हो गए, या 40 को भी टच कर चुके होंगे कल परसों के लगा के। बेसिकली तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो इस नई सूरत हाल से पूरा फायदा उठाते हुए काबुल में एक दफा फिर तमाम दहशतगर्द इकट्ठे हुए हैं। और इनमें मैं ये भी अर्ज करूं कि सीरिया से दोनों ग्रुप भी वापस आ गए हैं। अब दुनिया में ऐसे लातादाद लोग हो गए हैं जो हैवी अमाउंट पर, बड़ी हैंडसम अमाउंट पर लड़ते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है ये काबुल में मसूद भी और फजलुल्लाह भी और शहरियार का मुझे मालूम नहीं अभी तक, TTP, एहरार, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये बहुत बड़ी थ्रेट है। इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग। और ये 1-2 दिन की अब ये थ्रेट नहीं है, ये एक लंबा काम है। और हमारे सियासतदान देखें, अभी तक ही मिलिट्री कोर्ट्स पे तहफ़्फ़ुज़ात दिए बैठे हैं, और हर कोई बंदा मिलिट्री कोर्ट्स के एक्सटेंशन पे अपनी अपनी जहां जहां जिस जिस पार्टी की सुई फंसी हुई है उसको क्लियर कराना चाहते हैं जी।
मैं सुप्रीम कोर्ट से सीधा गया स्पीकर साहब के वहाँ, और मैंने उनको कहा कि सियासतदान जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि सियासतदान तो सिक्योर बुलेट प्रूफ में है और बैंकर में है, इनका कुछ जा नहीं जा, मर रहा तो गरीब आदमी है। बिल्कुल पूरी के लिए ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे तो पाकिस्तानों में है ही नहीं है जी। ये गरीब और मजदूर के बेटे हैं। वोट देने वाले के बेटे पाकिस्तान में है और वोट लेने वाले के बेटे पाकिस्तानों में नहीं है। तो अब देखें, लाहौर में हुआ है तो इनको बड़ा, इसको बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह भी हो सकता है। अगर खाना काबा में हो सकता है, अगर मस्जिद रोजा रसूल पे हो सकता है, तो लाहौर कोई आसमान से नहीं उतरा, वहां भी हो सकता है। और उसे इन्होंने अपने आप के लिए, मैं तो डर रहा हूं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जिद नहीं करनी चाहिए, और लाहौर के मैच पर भी जिद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उनके हाइड आउट हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि हम जहां चाहें बंदा पहुंच सकता है। हमारे पास ना सिर्फ हाइड आउट हैं, न हमारे पास इन्फॉर्मर हैं, हमारे पास रैकी सिस्टम है, और हमारे पास एक पूरा निजाम है जो कि सारी एजेंसियों को, कोई एक एजेंसी तो नहीं है ना जी, कुछ 40 एजेंसी हैं शेख साहब, किसका जिनको फेलियर काउंटर आपको करके लग रहा है? आदमी माल रोड पे पहुंच जाता है जी। क्या करे रियासत? रियासत हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहे, अपने पैसे बाहर शिफ्ट करे, मजे करे। रियासत को बातें करनी आ रही हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है जी, ये बड़ी लंबी लड़ाई हो गई है। सारे आलम इस्लाम में ये लड़ाई छिड़ गई है, गो उलमा के नाम भी इकट्ठे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इस मुल्क में मुतद्दा इजलास भी हुए, मजलिस आमला भी बनी, मुतद्दा मजलिस आमला भी बनी, लेकिन हम एक दूसरे के माजरत के साथ एक दूसरे की जान ले रहे हैं मजहब के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम मजहब के नाम पे वो कर रहे हैं जो मजहब का तसव्वुर नहीं है। लेकिन अब हीरो वही है जिसके पास ज्यादा, देखो ये लोग तो ये कह रहे हैं 150-200 खुदकुश हमला आवर जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं जी। एक बहुत बड़ी तादाद है, लोग 300 तक बातें कर रहे हैं। और ये सारे नौजवान बच्चे जो बहक गए हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फोर्सेस हमारे लोगों के खिलाफ लड़ रही हैं। और इंडिया की क्या कामयाबी हो सकती है? ये हिंदुस्तान की कामयाबी है। अभी मैं कोर्ट्स वाली मीटिंग में था तो वहां मैंने एक लोग कह रहे थे जनाब अली डी वेपनाइजेशन हो, और मैंने कहा निहारी वाला तो निहारी बेच रहा है असला रख के। जिसके पास 10, 15, 20 हजार रुपए की भाबड़ा बाजार लाल हवेली के गिर्द उसकी इनकम है, उसने 12 बोर की गन रखी हुई है। एक वो हैं जो इतने गरीब हो चुके हैं कि घर का चूल्हा नहीं जल रहा, और एक वो हैं जिनके इतने अमीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में दौलत नहीं रख सकते, पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस मुल्क में हैव और हैव नॉट की जंग के शदीद खतरात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि हुक्मरान लोगों के मसाइल हल करने से आ रही हैं। और हुक्मरानों ने पहले जो लोग तैयार किए, जो पहले लोग इनके ब्लू वाइट थे, आज वो उनके गले पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रियासत की पॉलिसीज की लोग नहीं है, ये तो पॉलिसीज के खिलाफ है जो कुछ भी हो रहा है, और जाहिर है कि उसके लिए रियासत ने तैयारी नहीं की, जबकि दुश्मनों का जो नैरेटिव है वो बहुत वाज़ेह भी है और उसके ऊपर वो जान देने को तैयार है। शेख साहब, हम इंसाफ की तरफ आते हैं। जैसे आज फैसला महफूज हो गया है, आपने भी अपने दलाइल में कहा, खान साहब ने भी कहा, सिराजुल हक साहब ने भी कहा कि अगर मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो फिर लोग इसी तरह से फटेंगे, लोग इसी तरह से मरेंगे। इंसाफ के लिए क्या करना चाहिए सर? पनामा का केस जो है, क्या ये वाकई आप समझते हैं कि यही सबसे बड़ा मसला था और ये हल हो गया तो फिर वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक मैसेज चला जाएगा जी। ये जो मैसेज जा रहा है कि भी जाओ जो कुछ कर लो, करना है, हम नहीं बात सुनते हैं। अदारे तबाह हो गए हैं, इस मुल्क में सारा निज़ाम तबाह हो गया है, फेवरेटिज्म आ गई है। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे कहा कि उन्होंने सारे बंदे लॉयल्टी पे अपॉइंट किए हैं, कोई बंदे क्वालिटी पे अपॉइंट नहीं किए। जिस बंदे को भी अपॉइंट करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो रियासत का वफादार ना हो, नवाज शरीफ का वफादार हो। ऐसे मुल्क में फिर मुल्क कैसे चल सकता है जी? एक तूफान है, समुंदर है लोगों का, बेरोजगारों का। और मैंने तो इन एंड में कहा जी कि कोई नहीं रुकती ये दहशतगर्दी अगर इस मुल्क में इंसाफ का राज नहीं होता। बिल्कुल नहीं, लोग कहेंगे मारते हैं जी, कहते हैं जी ये अदालत में जाएगा, 20 साल में इसका मुकदमा लड़ेंगे। देखें जी, मैं जब काउंसलर था मुझे तो उम्र का वो हिस्सा याद नहीं है, साल भी याद नहीं रहा उम्र के हिस्से में आगे। अभी तक मेरा म्यूनिसिपल काउंसलर का मेरे खिलाफ जो केस था वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है।
अब आप अंदाजा लगाएं कि कब मैं कॉलेज से निकला और काउंसलर बना और वहां मेरे खिलाफ पिटीशन हुई, मुंतखब हुआ, तो सो इंसाफ इतना सुस्त है, इतना पेचीदा है, इतना महंगा है। और मैंने तो कहा जनाब करोड़ों रुपए का वकील करके लोग इंसाफ जीत लेते हैं, और गरीब जो है वो धक्के खाते रहता है, वो अदालत के बाहर आवाज लगाने के लिए और फूली छोले फूलियां बेचने के लिए रह गया है। तो कैसे हो सकता है ये? सो ये दिस इज लॉस्ट चांस इन माय ओपिनियन कि अगर यहाँ से एक अब आपको मुझे पता है उम्मीद कि है कि फैसला तो इंसाफ में- महफूज, शेख साहब फैसला तो महफूज हो गया ना। अब जाहिर है कि कुछ दिनों के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कब तक ये फैसला जो है वो मंजर आम पर आ सकता है? क्योंकि जस्टिस शेख साहब जो है, अजमत सईद साहब, वो तो छुट्टी पे जा रहे हैं। देखें जी, फैसला तो ये रोज लिख रहे होंगे और वो लिख कर ही जाएंगे, उम्मीद पूरी है। क्योंकि जितने जोर से मैंने तो उनको कहा आप बीमार इस वजह से हुए हैं कि 371 सवाल आपने किए हैं और सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। आपका दिल जख्मी होने की उन्होंने कहा जी ये जवाब आने की वजह से या ना आने की वजह से जी। मैंने कहा जवाब नहीं आया तो मैं कह रहा हूं कि आपका दिल जख्मी हो गया और आप इन्होंने कोई जवाब ना देने की कसम खाई रखी है। केस क्या था जी? बर्कले, हार्वर्ड और एसेक्स की अंग्रेजी मारते रहे हैं ये। और उन्होंने कहा जनाब इंसाफ। मैंने कहा जी मेरे डाउनटाउन में चीफ साहब कोई आदमी कानून के नुकात नहीं देखता, वो फैसला देखता है। दुरुस्त, वो देखता है कि इंसाफ, और उस वो बेहतर जज है अपने अपने घर में। हमारे हर घर में एक जज बैठा हुआ है। इस 100 दिनों में मेरा ख्याल है जितना पनामा लीक्स डिस्कस हुई है ये 1 महीने में, इतना तो इमरान खान का धरना नहीं का डिस्कस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन कर रहे हैं धरने से ज्यादा इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने घरों के अंदर डिस्कशन की है। और रात को अब भी देखें ना, हम डिस्कशन ही कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दिस शोज के रात के टॉक्स जो हैं 1 महीना 1.5 महीना, धरनों में तो आखिर में लोग तंग आ गए थे, थोड़े से लोग रह गए थे। सर पिछले मार्च से कि पिछले आखिरी दिन जी 3 मार्च को पनामा लीक्स हुए थे और अब तक यानी 3 अप्रैल से लेके पिछले साल के अब तक सिर्फ और सिर्फ पनामा ही डिस्कस हुआ है। शेख साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी। और आपने कहा कि ये मुकदमा जो है अदालत के बाहर भी लड़ा गया है। मेरा ख्याल है अदालत के बाहर ही ज्यादा लड़ा है। अदालत के अंदर क्या सबूत पेश हो सके या नहीं हो सके, क्या ये वाकई एक पॉलिटिकल केस है जैसे PMLN कहती है, लीगल केस नहीं था? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अवामी लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से, जो कि जिन्होंने अपना मुकदमा पनामा पे खुद लड़ा है। शेख साहब ये जो केस था ये था 4 मेफेयर अपार्टमेंट्स का, उनकी मनी ट्रेल का, प्राइम मिनिस्टर का उसके अंदर हिस्सा होने का, जो कि मरियम नवाज साहिबा के जरिए से आप लोग साबित कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर आप सबूत अदालत के अंदर पेश कर सके हैं और क्या अदालत भी कन्विंस हुई है उन सबूतों के ऊपर? देखिए सबूत तो अल्लाह की तरफ से पनामा लीक्स आई है। अल्लाह ने 100 मोटिव लिया है। अल्लाह ने इस केस को हमारे तक पहुंचाया, वरना अगर ये इंटरव्यू ना देते, मैंने तो आज कहा कि सना बुच्चा और जावेद चौधरी और हामिद मीर साहब इनको जो इंटरव्यू ना जाते तो ये तो कोई, हमें क्या पता था कि कहाँ है जी ये ब्रिटिश वर्जन, और ये साफियों ने निकाला है। दुनिया में जो इज्जतदार लोग थे वो स्टेप डाउन कर गए, और जो मजे लेने वाले थे, जो दौलत से शरगुल्ले उड़ाने वाले थे, वो बजिद हैं। और आपने कहा बाहर लड़ा, बहुत गलती की इन्होंने। बाहर लड़के मेरा ख्याल है ये 12-13 लोग थे, और इधर इमरान खान और शेख रशीद ही था। और देखें इस मुल्क में अपोजिशन का नाम ही इमरान खान और शेख रशीद रह गया है। और ये अपोजिशन की बड़ी नाअहली समझें कि जिस अपोजिशन को यकजा होना चाहिए था, और मेरी अब भी ये ख्वाहिश है कि वो यकजा हो। और अच्छी बात हुई कि सिराजुल हक साहब हमारे साथ आ गए, हालांकि उनकी प्रे शुरू में ये नहीं थी जो बाद में बनी, और उसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। अदालत में मैंने उनसे जो मिन्नत समाजत हो सकती थी कि भाई स्प्रे की तरफ आओ, लंबे काम की तरफ ना जाओ। और अगर इस केस में अगर आप ये समझते हैं कि बड़े लोगों को सजाएं नहीं मिलनी, बड़े लोगों का हिसाब नहीं होना, तो फिर कल मैं भी कंबोडिया का खत ले आऊंगा, वियतनाम से खत ले आऊंगा, कोई उधर से ले आऊंगा। ये इस मुल्क में अगर खत ही आने हैं, और ये झूठे खत जो है बगैर वजन के, और अगर ये खत मैंने आज अदालत में कहा अगर कतरी खत निकाल दें तो ये इमारत वैसे ही गिर जाती है। जी हाँ,
बिल्कुल सर, लेकिन ये झूठ कतरी की खत वाला इमारत जो था, वैसे ही गिर जाती। बिल्कुल ये तो अचानक कतरी खत वाला सिलसिला है ना बीच में। उससे पहले जो इंटरव्यूज हुए 4 अप्रैल को, मैंने हुसैन नवाज साहब को जो इंटरव्यू किया उसमें कतर का कोई तस्करा नहीं था। बाकी इंटरव्यू उनके 4 अप्रैल से पहले हुए, लेकिन जो मेरा था वो उसी दिन यानी 4 अप्रैल को हुआ, तो उसमें कोई तस्करा ही नहीं था कतर का। तो क्या आप समझते हैं कि ये कतर वाला जो है ये पीएमएलएन के खिलाफ जा सकता है ये मामला? और आपको लगता है कि केस जो है वो इतने दिन आप गए हैं, लड़ा है आपने मुकदमा, किस नौयत का फैसला हो सकता है? अब मालूम नहीं, एक तो अदारों ने जो बिहेव किया अदालतों के साथ वो तो बड़ा ही अफसोसनाक था। अब दूसरे लफ्जों में ये कहो कि उन्होंने कहा जाओ जो कुछ करना है कर लो, और वरना तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल कोई ब्लंट फैसला नहीं आ सकता। और कतरी खत ने सारी कौम की नाक नहीं कटवाई, इस खानदान की भी नाक कटवाई है। काश आप देख सके, पिंडी डाउनटाउन कैमरा भेजें कि पनामा समोसों की रेडी लग गई है और कतरी छोले बिक रहे हैं, और टक शाप तो वो नाम रख ले दिए ना जिसको जल्दी लोगों की नजर पड़े। और ये इतना पॉपुलर है कि आम आदमी को समझ आ गया कि कतरी छोले बिक रहे हैं शहर में। और ये कतरी खत जो है ये किसी बेवकूफ का मशवरा है, और वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। और मैं ये समझता हूं कि जो सलमान भट्ट ने पहले दिन बात कही थी, यही बात मैंने अदालत में कही है कि एटलीस्ट सलमान भट्ट ने तो बात सीधी कह दी कि हमारे पास कुछ नहीं था, ऊंट थे, गधे थे, कुछ था ही नहीं, तो हमारे पास तो कोई ट्रेल नहीं है। इन्होंने कहा कि 184 के तहत जनाब हमारे पास सारे सबूत हैं और बारे सबूत को हम ओन करते हैं, हमारे हैं, जब हमारे हैं तो हमने इसका बर्डन, इसका बारे सबूत देना है। और बारे सबूत खा गया जी, कोई भी बारे सबूत इन्होंने नहीं दिया। और जो वो 64 सफ़े पे वो मनी ट्रेल बनाई है वो तो कोई कंप्यूटर बना सकता है जी, कोई बंदा बना सकता है। मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ी नदामत का बायस है। लेकिन शेख साहब ये तो दूसरी तरफ से भी कहा गया कि दोनों तरफ से जो दिए गए हैं कागज वो उनके ऊपर कोई मतलब तस्दीक नहीं हम कर सकते, ये तो कोर्ट ने कहा। लेकिन आपका असल मुकदमा प्राइम मिनिस्टर दूसरी तरफ ने तो वही कागज दिए हैं जो इन्होंने दिए हैं, हमारे पास कागज कहां से आ गए? देखे ना, इन्होंने कहा हमारे हैं, हमने उसे उठा लिया कि ठीक है इनके हैं, बात खत्म होगी। इन्होंने कहा कतरी खत से लिए, हमने वो कतरी खत उठा लिया। हमने क्या दिया है? हमने तो ICIGI का एक लेटर दिया है, बाकी तो कोई चीज हमारी नहीं है, इन्हीं की है। देखें ये बात वो गलत कह रहे हैं कि हमने को, हमारे पास है क्या देने के लिए? एक ICIGI का उसकी तरदीद कर दें। मैंने तो इतना कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब 4 बंदों को नोटिस दे दें लीगल, मैं केस वापस ले लूंगा। ICIG को दे दे कि आपने मेरी बेटी का नाम एज ए बेनिफिशियरी इस्तेमाल किया है, BBC को दे दें, उसको डुसलडॉर्फ वाले को दे दें, जर्मन को दे दें। ये 4 अदारों को अगर आप कह दें आपने हमारी बेटी का नाम गलत इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आप 10 दिन के अंदर माफी मांगे। एक इन्होंने BBC का ड्रामा रचाया है, वो BBC वालों के पास कहीं पुराना मेरा ही नंबर था अभी तक, उन्होंने मुझे फोन किया कि जी आपने ये खबर चलाई है। मैंने मजा लेने के लिए कह दिया कि भाई मैंने नहीं चलाई, मेरे स्टाफ ने चला दी। उन्होंने कहा जी बड़ा नालायक स्टाफ है आपका, हम तो स्टैंड करते हैं अपनी खबर पे, BBC तो ऐसे नहीं करता, हमने किसी आदमी को नोटिस नहीं दिया। तो मैंने कुरेदने के लिए जरा बातें की, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैं तो शेख रशीद हूँ, किसी जमाने में मैं वजीर इत्तलात था, अब तो कोई और है, मेरे पास नंबर नहीं है। उन्होंने कहा जी फिर हम आज शाम को बयान जारी कर रहे हैं, और हम समझ गए हैं कि हमारे पास आपका पुराना नंबर था। और उन्होंने इनके मुंह पे चांटा मारा। उन्होंने कहा जनाब हम अपनी खबर पे स्टैंड करते हैं, हम अपने बंदे की खबर पे स्टैंड करते हैं। बिल्कुल। लेकिन शेख साहब एक सवाल मुझ जैसे तालिब इल्मों के लिए एक सवाल बड़ा कल अचंभे वाला था कि अचानक पूरी बहस जो थी इसके ऊपर हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा की ये जायदाद है और वो डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। कल अचानक नईम बुखारी साहब ने आके कह दिया कि नहीं ये तो असासे ही प्राइम मिनिस्टर के हैं, जबकि उन्होंने केस इस पर बिल्डअप नहीं किया था। तो क्या आपको नहीं लगता, जिसके ऊपर आपने जजेस का जो रिएक्शन था वो भी देखा, तो आपको नहीं लगता कि नईम बुखारी साहब को आखिर में ये बात कहने की जरूरत नहीं थी? वो अपना केस लड़ चुके थे।
मैं देखें, मैं तो पॉलिटिकली 62-63 के तहत लड़ रहा था। मैंने तो केस में 20 लोगों के हवाले दिए हैं और शेख अजमत साहब ने कहा बात तो आप ठीक कर रहे हैं कि या इन लोगों को भी वापस लें, इसमें डुअल नेशनलिटी भी है, इसमें जाली डिग्री भी है, इसमें 2 शनाख्ती कार्ड भी हैं। सो मैंने उनको कहा जी ये रिसेंटली पढ़े आपने, क्या जबरदस्त इस पे फैसले हैं ऑनेस्टी पे और दयानतदारी पे, और ये फैसला जो है डुअल शनाख्ती कार्ड पर, एक बंदे ने शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल भी नहीं किया लेकिन उसके पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं, इसलिए उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया। और बाकी फैसला तो देखें अब जजेस ने करना ना। वो पहले ही कह रहे हैं कि आपने हमें, एक लफ्ज में उड़ा रहा था कि आपने ऐसी सीपी उड़ा दिया, उन्होंने कहा उड़ा दिया ना कहें फिर लोग हमें और तवक्कात करेंगे। मैंने कहा जी चलें आप कोई पार्लिमानी लफ्ज निकाल लें। सो ये केस जरा मुख्तलिफ नौयत का है और दुनिया तारीख में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन इसका फैसला भी मुख्तलिफ आएगा। अच्छा, ये जो फैसला भी मुख्तलिफ आएगा। अच्छा, ये शेख साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी कि कितना मुख्तलिफ होगा और कैसा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं इस केस के साथ। और क्या ये जो केस है ये प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर सकता है, यानी नाअहली के ऊपर, जैसे शेख साहब कहते हैं मैंने तो सादिक और अमीन के ऊपर 62-63 के ऊपर ही बात रखी है, या फिर कोई कमीशन बन सकता है। तो कमीशन बनने की सूरत में क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद हम जो मुमकिनात है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने तो कि ये केस का जो नतीजा ये मुख्तलिफ हो सकता है और बहुत मुख्तलिफ, आपकी इससे मुराद क्या है, क्या मुख्तलिफ होगा? वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं या फिर कमीशन बन सकता है, या क्या हो सकता है? सर देखें, ये मैं सारे पहलू आज सोचता रहा हूं। कमीशन तो तब बनता ना कि वो कोई सबूत देते। एक लेटर के लिए कमीशन तो नहीं बन सकता ना, वो तो झगड़े वाली बात ही है। हमारे पास एक ICIGI का लेटर है, उनके पास जो मनी ट्रेल है वो साइक्लो स्टाइल है और अनरिलायबल है और सेल्फ मेड है। मेरा ख्याल है जी फैसला आएगा और इस फैसले में ताबूत में लातों समेत होगा, बगैर लातों के होगा, एक बाजू का होगा, 2 बाजू का होगा, 1 लात होगी, 2 लात। फैसला खाली नहीं होगा जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रेडिबिलिटी, यानी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा और बातें करूंगा तो कल ये कहेंगे जी मैं कोर्ट की, मैंने इन दी एंड, आप वहां थी आज जी, मैंने कोर्ट में कहा जी कि आपको केस सारा समझ है। फिर उन्होंने कहा जी फिर तो थैंक यू। मैंने कहा जी मैं दयानतदारी से कहता हूं कि आपको सारा केस समझ है, आपसे कोई केस छुपा नहीं हुआ, आप केस की तय को जान गए हैं कि केस में है क्या। ऐसे ही आप मेरा मतलब है कह रहे हैं कि ये है वो है, पूछ रहे हैं, वरना केस तो देखें ना, ये सीनियर कोना मश्क जज हैं, कोना मश्क ये वकील रहे हैं और लकीली ये 5 जज ऐसे हैं जिनका मार्केट में एतबार है। ये वो जज नहीं है जो जिनके बारे में लोग बातें करते हैं। उन्होंने भी कहा कि हम देखते हैं कि फैसले के बाद भी हम पे एतमाद करते हैं कि नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हमने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। ये बड़ी बात, उनके रिमार्क्स थे। लेकिन शेख साहब, मैं एतजाज साहब से मैंने ये सवाल पूछा, फिर खालिद रांझा साहब से पूछा, फिर इरफान कादिर साहब से, शाइख उस्मानी साहब से, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल पूछा कि नाअहल क्या वजीर आजम हो सकते हैं। सबने कहा कि उनको नाअहल किसी भी बुनियाद पर किया जा सकता है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब को किया गया था। आपने तो पूरा 62-63 यानी सादिक और अमीन की, यानी जो उनकी तकारीर थी उनको मौजू बनाया। तो आपको लगता है कि सिर्फ तकारीर की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन नहीं रहे? सिर्फ तकारीर की बुनियाद पे नहीं बनाया, क्योंकि आज हमारा रिबेटल था। पहले हमने कहा कि मरियम बीबी इनकी डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट में जब वो खाना ना भरते तो कोई जरूरत नहीं थी, जब उसकी जरूरत थी तो भरा। कोई इंसाफ का तकाजा है कि करोड़ों रुपए के, 54 करोड़ रुपए के बेटा बाप को दे रहा है गिफ्ट और बेटी गाड़ी बेच रही है, 2 करोड़ रुपया उसमें नफा है। सारे कार डीलर फिर इनके जरिए से गाड़ियां बेचें जी। मैंने गाड़ी बेचनी है, मेरे माली हालात के लिए एक गाड़ी बेचनी है, तो फिर इन्हीं के जरिए बेचूं। चलो मुझे 2 करोड़ का नफा नहीं होगा तो 2 लाख का तो दिलाए ना, 2 सिफरे उड़ा दें, 3 उड़ा दें, 2 लाख का तो नफा दिलाएं। ये कार डीलरों की बातें जो नहीं है, ये रिश्वत की दास्तान है।
ये वो दास्ताने हैं जो चले कोई साबित कर दे जी ये तो कागज दे देना जी कि ये बेनिफिशियरी है जी, यही कह दें हुसैन नवाज की ये इसकी मलकियत का कागज दे दें। लेकिन शेख साहब अगर मैंने फैसला तो कोर्ट में कहा जनाब अली इसकी मलकियत का कागज दे दें। सर, अगर फैसला हुकूमत के हक में आता है या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के हक में आता है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप तस्लीम कर लेंगे फैसले को? जरूर करेंगे जी, हमने ये जुबान दी है, करेंगे। और हमने जहां फैसला लेना था, जिस फोरम के हम आवाम के नुमाइंदे हैं, वहां फैसला हमारे हक में हो चुका है। मैंने आज कहा कोर्ट को, कोर्ट ने कहा लोग बातें करेंगे ये कम। मैं कहा जी जिस डाउनटाउन लाल हवेली में मैं रहता हूं वहां लोग कानून नहीं देखे, वहां फैसला देखते हैं कि फैसला क्या हुआ है। अगर हम हारे भी तो हम जीत के भी हारेंगे, हम हार के भी जीतेंगे, वो लोग जीत के भी हार जाएंगे। इस मुल्क में एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये फ्लैट कतरियों के। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नून के लोग ये कहते हैं कि शेख साहब यहां आप ठीक कहते हैं, ये कतरियों के नहीं है। नून के डाई हार्ड वोटर मुझे कहते हैं कि ये फ्लैट जो हैं नवाज शरीफ साहब के। तो अगर सर दूसरी सूरत में अगर प्राइम मिनिस्टर नाअहल होते हैं और तो क्या होगा? वो किसी और को अपनी जगह वजीर आजम बनाएंगे या जो बनने वाला नया वजीर आजम होगा वो इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्योंकि साद रफीक साहब ने तो कहा है कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे, और एक बार नहीं 2-3 बार मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ये बात की है। और राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कहा है कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि अवाम जो है वो नवाज शरीफ उनके रहनुमा हैं, वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको दूसरी सूरत? नवाज शरीफ ऐसे लोगों को रखता है कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए, उसको पता होता है दौंदा कौन है, चोगा कौन है। ये बयान दे ना निसार, ये दे एहसन नवाज, एहसन इकबाल, सॉरी एहसन, ये दे बयान ख्वाजा शायद दे दूसरा भी ख्वाजा हसन। जो सेंसिबल लोग हैं, जो मिटे हुए लोग हैं, जो अपने नाम से मालशिए होने का या अपने माल से वो जी हजूरी और दरबारी होने के खौल से हटकर बातें हैं, ये बातें तो इंटीरियर मिनिस्टर को करनी चाहिए। उसने तो धमाकों पे भी आके बातें नहीं की। सो इतना फर्क होता है ना, ये जो अपने आप को, ये तो प्राइम मिनिस्टर दूर की बात है, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी मालशिए हैं, इनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन शेख साहब आप देखेंगे ऑर्डर पे चल रहे हैं। हम मुमकिनात की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर नाअहल होते हैं और उनकी जगह जो वजीर आजम आता है, आपको लगता है वो इलेक्शन में जाएंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे जैसा कि वो कहते हैं, या फिर नया वजीर आजम जो है वही रहेगा और वही काम करेगा? हम मुमकिनात के ऊपर बात करें, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? आपको क्या लगता है सिनेरियो? इमीडिएटली इलेक्शन है, पीटीआई उसके लिए रेडी है, सूट करता है पीटीआई को ये इलेक्शन या आपको इलेक्शन? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, ये इलेक्शन तो सिर्फ इमरान खान को सूट करता है। और ख्वाजा क्या नाम है इसी का, साद रफीक ने कहा कि हम दागदार होके, दागी होके 18 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कंपाउंड पॉलिश कब मारेंगे और कैसे मारेंगे इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने 1-2 दफा कहा कि हमने छोड़े परे, उसने ये कहा कि जी हम दागदार होके, दागी होके इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और ये अलग बात है वो वहाँ है, वरना जो पैकेज डील हो रही थी जो वहाँ, तो जवेद हाशमी के साथ ये भी शामिल था, इमरान खान के साथ। और मैं कल फॉरेन को, न्यूयॉर्क टाइम को और बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था। मैंने कहा भी मैं इमरान खान का दोस्त जरूर हूं, पर मैं अवामी मुस्लिम लीग में रहूंगा। मैं जीतूं या हारूं, अपनी पार्टी नहीं। मैंने जानबूझ के छोटी रखी है ताकि इमरान खान की एक बड़ी पार्टी जो है वो अपना एक बेहतर किरदार अदा कर सके। उसके लिए मैं मसले नहीं पैदा करना चाहता। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि ये ओहदे बांटने के सर्टिफिकेट लेके, और ये बहुत सारे लोग, मैं दयानतदारी से समझता हूं कि शायद नवाज शरीफ सेनेट के इलेक्शन का इंतजार करें। इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो उनको पंजाब में मिली हुई है, वो एक असम्बली पे अपनी अक्सरियत जता लें और सेनेट पे, और बहुत सारे मेंबर जो हैं इधर उधर भटकने वाले, अपने आप को दानश्वर समझने वाले, उनके मुंह में पानी और रालें टपक रही हैं कि अब हम नून के टिकट पे बन जाएंगे सेनेटर। सो एक तो सिर्फ मेरे पास पॉसिबिलिटी सेनेटर की है, और उसका इलेक्शन सेनेट का देखें। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो हादसों के बड़े चांसेस हैं। 2017 बड़ा क्रूशल ईयर है।
और अगर कोई खुदा ना खासा हादसा हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। यानी जो पीएमएलएन है वो सेनेट इलेक्शन का इंतजार करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। सर, आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लगता है, कमीशन अगर बनता है तो क्या होता है और उसके ऊपर कितना एतमाद होगा कमीशन के ऊपर, या आपको लगता है कि फैसला ही आएगा? कितने दिनों के अंदर फैसला आ सकता है? मेरा ख्याल है 7-8 दिनों में भी आ सकता है, क्योंकि मुझे जुडिशरी का इतना नहीं पता, लेकिन कोर्ट में जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जजेस बाद में जाके अपने अपने नोट्स भी लिखते हैं। अगर ये हर रोज के नोट लिखते हैं तो उन्हें कंबाइन करने में 7-8 दिन लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 5,000 के इन्होंने सफ़े दिए हैं, तो 5,000 सफ़ों में 50,000 सफ़ों में 8-10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ये कह रही हैं कि शेख अजमत साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तो फैसला तो वो लिख के ही है जी छुट्टी पे जा रहे हैं, 2-2.5 महीने की छुट्टी। तो फैसला तो फिर वो लिख कर ही जाएंगे ना, फैसला लिखने से पहले तो नहीं जा सकते। क्योंकि शुक्र है ये सारा, मैंने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया कि ये सारा कोर्स मुकम्मल हो गया जजिस का, वरना तो लोग कह रहे थे कि ये बेंच ये भी टूट जाएगा। पहला बेंच छुट्टी पे चला गया था, ये भी शायद एक आधा मेंबर जो है वो ज्यादा मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने किया, सारे जजेस पे सारी कौम का एतमाद। मेरा तो जी 120% इन जजेस पर एतमाद है। जीतूं या हारूं ये मेरा अपना मुकद्दर है, क्योंकि मैं हारूंगा तो तब अगर हार मानूंगा, लेकिन फैसला मानूंगा। हार से मुराद मेरी नवाज शरीफ से हार मानूंगा, कानून का फैसला मैं मानूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये केस लड़ा, रातों को जाग के ये केस बनाया है। इंशाअल्लाह ताला ताबूत निकलेगा करप्शन का सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, केस उन्होंने लड़ा है और फैसला भी उन्होंने कहा कि एतमाद का इजहार करेंगे। कोर्ट ने फैसला सुन लिया है, मैं लिखना है, महफूज कर लिया है। क्या आएगा, क्या अवाम की अदालत से भी सुरखरू हुआ जाएगा, नहीं हुआ जाएगा, ये फैसला अवाम को करना है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है और अदालत और अवाम का फैसला है। इसीलिए हम कहते हैं फैसला आपका।